नमस्कार, मैं हूँ रंजन कुमार और आप देख रहे हैं लिटरेरी कैरेक्टर्स ऑफ रंजन कुमार। इसमें चल रही है अभी सीरीज मेरे उपन्यास पर आधारित ये वीडियो सीरीज अतश्री नवल नारायण कथा। उपन्यास है बड़ा बाबू अतश्री नवल नारायण कथा और आज इसका 20वां अंक। आज इसके 20वें कड़ी में हम आपके सामने हैं। तो पिछले अंक में हमने कहानी कहां पर छोड़ा है यह आपको याद होगा। हंस जी के घर में हंस जी की बहन, हंस जी की व्यभिचारिणी बहन माया, इसको कहिए, नवल नारायण की पत्नी और हंस जी की व्यभिचारिणी बहन माया, माया का पुत्र मर जाता है और हंस जी माया की गृहस्थी ना उजड़े इसलिए उस बहन के बच्चे को माया के गोद में डाल देते हैं और कहते हैं मैं केवल इतना ही तो कर रहा हूं, मां को मौसी बना रहा हूं, मौसी को मां बना रहा हूं, क्योंकि अब मेरी नाक का सवाल है। मैं वादा करके आया था दत्त बाबू के सामने कि इस बच्चे को कुछ भी होने नहीं देंगे। अब वो बच्चे की मृत्यु हो जाती है, तब माया के घर को आबाद रखना है। और हंस जी के जो एक दूसरी बहन थी जिसके पति हॉस्पिटल में एडमिट थे, उस बहन को ये देखभाल के लिए घर ले आए थे और उससे इतनी बड़ी कीमत इन्होंने ले ली थी कि उसकी गोद को सूना कर दिया था और उसके गोद से उसका बच्चा छीन करके माया की गोद में डाल दिया और कहा हम दुनिया में ये घोषणा करेंगे कि हमारी ये बहन अपने पति के कारण इतनी परेशान रह रही है, ज्यादा देखभाल नहीं कर सकी, बच्चा बीमार हुआ और इसका बच्चा मर गया। नियति के खेल को हंस जी बदलने का कोशिश कर रहे थे, भाग्य के लेख को बदल के भाग्य विधाता बनने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन हंस जी को शायद उस वक्त ये इल्म नहीं था कि उनके कर्म का जो ये खेल है, जो ये वो रच रहे हैं, एक दिन ऐसा भारी पड़ेगा कि उनके पूरे जिंदगी की प्रतिष्ठा को धूल में मिला के रख देगा। तो इसी के बाद वहां पे कहानी को हमने उस दिन वहां पे विराम दिया था और हम सभी ब्रेक करने चले गए थे। हमारे सम्मुख उपस्थित हमारे दो श्रोता जनार्दन चाचा और संजय भैया लानते भेज रहे थे हंस को, कंस को, हंस के मां को, माया को। हंस के पिताजी बेबस थे, वो कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। और जब उनकी पुत्री ने यह प्रश्न उठाया था कि आपने मदद के लिए हमको यहाँ पे ला करके और ये हमारे साथ ये कैसा अन्याय कर रहे हैं आप लोग, तो हंस जी के पिताजी ने कहा था कि मैं हंस की तरह कायर नहीं हूं बेटी, लेकिन हंसी अभी कमाऊ सदस्य है, इसलिए मैं बेबस हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता। नहीं तो मैं, अगर मेरे हाथ में ताकत होती और मैं घर का कमाऊ सदस्य होता तो मैं ऐसा हरगिज नहीं होने देता। मैं दत्त बाबू से जाकर के इस मामले में निपट लेता और मैं उनको सच बता देता। तो ये शायद सही तरीका भी होता, लेकिन हंस जी के अंदर इतनी सच को सहने की, सच को बताने की और सच को स्वीकार करने की और सच के साथ खड़े होने की जो क्षमता इंसान में होती है, वो हंस जी के अंदर नहीं थी। हंस जी दिखावा बहुत करते थे, बहुत न्यायप्रिय है, बहुत बुद्धिमान है, बहुत ही विद्वान है, लेकिन एक नंबर के पाखंडी और कायर पुरुष रहे हैं। और ये उनकी पत्नी उनको भली भांति जानती थी, इसलिए उनकी पत्नी हंसनी जी ने उनको लताड़ भी लगाया था और ये भी कहा था कि हमारे ऐसे ही भगवान ने पता नहीं
किस जन्म का बदला लिया है, कौन से पापों की सजा हमें दी है जो हमारी अभी औलाद नहीं हो रही, और आपने जो ये हरकत करी है इसके बाद हमें उम्मीद भी नहीं है कि अब हमारी औलाद होगी। और उन्होंने तो यहां तक कह दिया था कि अब आगे हम नहीं चाहेंगे कि किसी जन्म में आप जैसा कायर इंसान हमारा पति बने। तो हंस जी अपनी पूर्व योजना के अनुसार, हंस जी की पत्नी हंसनी जी ने यह भी सवाल उठाया था, कंस जी आएंगे तो क्या नहीं जान जाएंगे कि आपने ये बच्चे को बदल दिया है, मां को मौसी और मौसी को मां बना दिया है। क्योंकि हंस जी ने कहा था जितने लोग अभी यहां मौजूद हैं घर में, उसमें जाहिर सी बात है कंस जी और कंस जी की छोटी बहन, वो दोनों नहीं थे वहां पे, वो गया चले गए थे एक दिन पहले ही। क्योंकि गया में हंस जी की एक बहन थी, वहां से बुलावा था उन लोगों का, क्योंकि हंस जी की वो बहन मां बनने वाली थी गया में, और वहां उसको देखने वाला कोई नहीं था। तो हंस जी वहां पे अपने पिताजी को खुश करने के लिए अपनी उस छोटी बहन को कंस जी के साथ भेज देते हैं। तो जब हंसनी जी ने सवाल उठाया था तो हंस जी ने कहा था कि नहीं, कंस को तो मैं जहां ड्यूटी करता हूं वही लेके चला जाऊंगा, और छोटी बहन को अभी लाऊंगा ही नहीं यहाँ पे 7-8 महीने। और 7-8 महीने में तो बच्चे का चेहरा बिल्कुल बदल जाएगा। ये 5 महीने का बच्चा, इसका चेहरा अगले 7 महीने बाद पहचाना नहीं जा सकेगा कि कौन सा बच्चा किसका था, कौन मर गया कौन जिंदा है। तो हमारा ये खेल सफल हो जाएगा और इसमें कोई परेशानी नहीं आएगी। तो जब मैं लौट के बाथरूम से आता हूं तो संजय भैया और जनार्दन चाचा का मुंह दुखड़ा हुआ था। उन लोगों ने कहा कि इतना भी लानत भेज दिए लेकिन रंजन बाबू मन को शांति नहीं मिल रहा है। ये हंस जैसा कमीना इंसान और ये कंस जैसा भाई जो 15 साल की उम्र में अपनी 38 साल की बहन के साथ गलत रिश्ते बनाता हो, और हंस जी ने इसके ऊपर कोई न्याय नहीं किया, लेकिन अपनी एक दूसरी बहन का, जिसको वो मदद करने के लिए लाए थे, उसकी गोद से बच्चा छीन के माया को दे दिया। माया और कंस ये भाई बहन मिलकर के व्यभिचार कर रहे थे, इनको सजा मिलनी चाहिए थी, लेकिन इनको पुरस्कार मिल रहा है। मैंने कहा पुरस्कार नहीं मिल रहा है भैया, हंस जी अपने पापों का प्रायश्चित कर रहे हैं। क्योंकि हंस जी ने उस बच्चे को, माया के उस बच्चे को दवा दे करके बीमार किया था ना, और उसके बाद वो बच्चा स्वस्थ नहीं हुआ। तो संजय भैया और जनार्दन चाचा बोले हंस जी हत्यारे भी हैं उस बच्चे के, कायदे से तो हंस जी को भी सजा मिलना चाहिए। तो मैंने कहा कायदे से देखा जाए तो इस पूरी कहानी में आपको कोई भी चरित्र ऐसा नहीं मिलेगा संजय भैया और जनार्दन चाचा जिसको सजा नहीं मिलनी चाहिए। ये जो हंस जी के माता और पिताजी थे, जिनका एक ही काम था सुअर की तरह औलादे पैदा करना और उनको किसी के भरोसे छोड़ देना, उन्होंने अनगिनत औलादे पैदा करी और हंस जी के ऊपर जिम्मेदारी डाल के छोड़ दी। और फिर वही हंस जी के भाई कंस जी, उन्होंने भी उस प्रक्रिया को जारी रखा। ये कहानी में बाद में आएगा, जब कंस की शादी होती है, कंसनी जी आती है, तो ये भी वही सुअर की तरह औलादे पैदा करना शुरू कर देते हैं एक लाइन से, ये देखे बिना कि किसकी हम परवरिश कर पाएंगे किसकी नहीं कर पाएंगे, हम किसे पढ़ाने लिखाने की क्षमता है क्या नहीं है, अपने भाई के भरोसे। क्योंकि कंस जी कभी इस योग्य नहीं बन पाए कि अपने बच्चों को खिला पिला सके, अपने खुद के लिए जेब खर्च का इंतजाम कर सके। और प्रोफेसर तो कभी कंस जी बन ही नहीं पाए, जो हंस जी चाहते थे कि इनको प्रोफेसर बना दे। तो इस कहानी में ऐसा कौन है, उधर नवल नारायण या नवल नारायण के पिता या नवल नारायण की माता जी, कौन है जिसको आप लानते नहीं भेजेंगे और कौन है जिसको सजा नहीं मिलना चाहिए? ये असाधारण रूप से निकम्मे और कमीने लोगों की कहानी ही है, और बताई इसलिए जा रही है क्योंकि ये लोग समाज के सम्माननीय हैं, अपने आप को सम्माननीय समझते हैं, सम्माननीय की तरह पेश करते हैं, और कुछ हद तक दुनिया इसको सम्माननीय इन लोगों को मानती भी है। तो क्यों मानती है, क्यों नहीं मानना चाहिए, इसलिए तो ये कहानी आज बताने की जरूरत पड़ रही है कि इनके अंदर की सच्चाई क्या है, पर्दे के पीछे का सच क्या है। तो जनार्दन चाचा थोड़ा शांत होते हैं, कहते हैं ये बात भी सही है कह रहे हैं,
इस कहानी में ऐसा कौन है जिसको सजा नहीं मिलना चाहिए? अब तक जितना सुने हैं उसमें तो सब सजा का ही हकदार है। और इनफैक्ट संजय, अगर सच बात कहूं ना, तो कभी-कभी तो हम स्पीचलेस भी हो जा रहे हैं कहानियां को सुन करके। और कई बार मन करता है कि इसमें से कई लोग जो जुड़े हुए हैं उनका जाके टेटुआ दबा दिया जाए। तो हमने कहा जनार्दन चाचा, ये लोग इस लायक हैं लेकिन टेटुआ नहीं दबा सकते, तो सिर्फ गालियां दे सकते हैं। और ये गालियां इतिहास में दर्ज होनी चाहिए इनके नाम की। इसलिए मैं आपके सामने ये कहानी रख रहा हूं, इनकी ये जीवंत कथा रख रहा हूं। और लीगल वार्निंग तो सबको पता ही है, हमारे व्यूअर्स को भी, कि इस कहानी का किसी जीवित मृत व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है। लेकिन अगले लाइन में मैं आपको ये भी कह रहा हूं कि आपको मजा तो तब आएगा जब आप ये मान के चलेंगे ये कहानी हूबहू वैसे ही घट रही है जैसे मैं आपको बता रहा हूं। ये सारे कैरेक्टर धरती पे कभी मौजूद रहे हैं या थे या हैं। ये लेखकीय कल्पना भी एक तरफ आप मान लीजिए, क्योंकि ये लेखकीय मर्यादा है, ये वैधानिक चेतावनी है आपके लिए। लेकिन दूसरी तरफ ये मेरा लेखकीय हक है ये कहने का कि आपको अगर ज्यादा से ज्यादा इस कहानी का आनंद लेना है तो आपको ये मान के चलना पड़ेगा कि ये कहानी हूबहू वैसे ही घट रही है। नवल नारायण खुद भी अपना कथा सुनने को जिंदा है, माया खुद भी अपनी कथा सुनने को जिंदा है। हंस जी तो काल कवलित हो गए हैं। हंस जी काल के क्रूर पंजों में समा गए हैं। लेकिन हंस का भाई कंस, जिसका एक ही काम है धरती पर सुअर की तरह अपनी पत्नी के साथ मिलके अनगिनत औलादे पैदा करना। तो जनार्दन चाचा पूछता है, ए रंजन बाबू एक प्रश्न बता ही दीजिए, ये कितना कंस जी कितना पैदा किए? हमने कहा कंस जी भी 8 ही बाके रुक गए, लेकिन अगर उसमें 2 बेटियां नहीं होती तो कंस जी का इरादा था कि 2 टीम बनानी है, क्रिकेट टीम, एक ए टीम एक बी टीम। तो कंस जी तो उस दिशा की ओर प्रवृत्त हो रहे थे, लेकिन जब देखे कि अरे बेटियां आ गई, इनकी शादी कौन करेगा, ये तो मुसीबत बन जाएंगी। नहीं नहीं, तो इरादा कंस जी का यही था कि 11 खिलाड़ी और एक एक्स्ट्रा, और ऐसी एक और टीम बनाई जाए। तो एक ए टीम हो एक बी टीम हो। तो कंस जी का टारगेट 24 का था, लेकिन अपनी टारगेट को अचीव नहीं कर पाए। 33% ही मार्क्स लेके आके किसी तरह बेचारे अपने टारगेट में ग्रेस मार्क के साथ पास हुए हैं। 8 पे रुक गई गाड़ी। संजय भैया कहते हैं आज के जमाना में ये 8 गो औलाद कौन पैदा करता है? मैं बोला संजय भैया 8 गो औलाद कौन पैदा करता है ये तो एक प्रश्न है ही, लेकिन प्रश्न है उन 8 औलादों को भी अपने भाई के भरोसे कौन पैदा करता है? तो दोनों ठहाका मार के हंसने लगे। तो मैंने कहा अब अगर आपका तनाव थोड़ा कम हुआ हो इस कहानी पर तो थोड़ा आगे बढ़े इस कहानी में जहां पे हमने उस दिन कहानी छोड़ी थी। तो संजय भैया ने कहा हाँ रंजन बाबू आगे का कहानी बताइए, आगे का होता है। तो मैंने आगे की कहानी बताना शुरू किया संजय भैया और जनार्दन चाचा को, और उनको बताया कि हंस जी रास्ते में ही जाते हुए गया से अपने भाई कंस को लेकर के अपने ड्यूटी प्लेस पे चले जाते हैं। और इधर गांव में सब कुछ सामान्य चले इसकी उनको उम्मीद है, क्योंकि वो अपने समझ से सारी समस्याओं का समाधान कर गए थे। लेकिन अभी 1 महीना भी नहीं गुजरता है कि गया से हंस जी की जो छोटी बहन है, जिसको उन्होंने अपनी गया वाली बहन के यहाँ छोड़ा था देखभाल के लिए, क्योंकि उनकी वो बहन गया वाली मां बनने वाली थी। तो इनकी छोटी बहन एक चिट्ठी लिखती है घर में, जिसमें अपने पिताजी भैया भाभी को निवेदन करती है कि मैं यहां 1 दिन भी नहीं रहूंगी, जल्दी से जल्दी मुझे यहां से ले चलिए। मुझे यहां जीजा जी का व्यवहार बिल्कुल ही नाकाबिले बर्दाश्त है, और अगर आप नहीं ले गए तो मैं अकेले वहां से चली आऊंगी किसी दिन ट्रेन पे चढ़ के।
और नहीं तो मैं घर छोड़ के यहां से भाग जाऊंगी, क्योंकि मैं यहां नहीं रहने वाली। अब जैसे ही ये चिट्ठी मिलती है, हंस जी के पिताजी को पढ़ के परेशान हो जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता है कि क्या करें, क्योंकि हंस ने तो ये भी नियम बना के गए थे ना, उस बहन को यहाँ लाना नहीं है अगले 7-8 महीने, नहीं तो वो जान जाएगी कि कौन सा बच्चा जिंदा है कौन सा मर गया। हंस जी ने तो उल्टी घोषणा कर दी है कि माया का बेटा जिंदा है, और जिस बहन को वहां से मदद के नाम पे लाए थे उसको के साथ कितना बड़ा ब्लैकमेल किया था, उसकी गोद से छीन के बच्चा माया की गोद में दे दिया था, और घोषणा कर दी थी उसका बच्चा मर गया, जबकि सच्चाई में उसके बेटे को उठा के माया को दे दिया और माया का बेटा मरा है। अब उनका ये भेद और कलई ना खुल जाए, तो वो जो पंडित जी हैं बड़ी बहुत ही कुड़ते हैं, बहुत ही कुड़न होती है उनको कि ये हंस कैसी मुसीबत में फंसा गया, खुद तो वहां जाके बैठा है, अब मेरे पास ये चिट्ठी आई है, अब मैं क्या करूं। अब मैं अगर जाता हूं उस बेटी को ले आता हूं तो फिर ये झूठ खुलेगा, फिर उसको क्या समझाना है। तो मैं पहले ही बता चुका हूं कि वो थोड़े सरल और सीधे इंसान थे, तो ये झूठ के लफड़े में पड़ते नहीं थे, ये झूठ का जंजाल उनको पसंद आता नहीं था। लेकिन अभी उनके सामने कोई चारा था नहीं, तो वो चल पड़ते हैं, पहुंचते हैं गया, और अपनी बेटी से बात करते हैं, अपने दामाद से भी बात करते हैं, अपने उस बेटी से भी बात करते हैं जिस बेटी की मदद के लिए उनकी छोटी बेटी वहां पहुंची थी। और वो कितना भी समझाने का प्रयास करते हैं लेकिन बात बनती नहीं है। उनकी जो ये छोटी बेटी है वो जिद पे अड़ जाती है कि नहीं बाबूजी, हम अब यहाँ एक दिन भी नहीं रहेंगे, इनको इनके हाल पर छोड़िए, जो भी इनको जैसे मदद जहां से लेनी है लेने दीजिए, हमें जीजा जी का व्यवहार यहाँ नहीं पसंद, हमारा बार बार इनसे झगड़ा हो जाता है, तो हम यहाँ नहीं रहेंगे। तो थोड़े खड़ूस किस्म के थे मिसर जी के वो दामाद। तो कुल मिलाकर के अब वहां समझ में उनको नहीं आता है कि क्या करना चाहिए। अब इसको घर ले जाएं तो दूसरी समस्या है, तो वो क्या करते हैं, उस बेटी को लेकर के और उस बेटी को बताते हैं कि ठीक है, तुम्हें गांव नहीं चलना है, तुम्हारे भाई हंस ने कहा था कि तुमको वहां पहुंचा दिया जाए उसके पास। सो पहले से ही उसकी योजना थी कि वो तुमको अपने साथ ले जाए, लेकिन यहां से बुलावा आ गया था तो मजबूरी बस छोड़ दिया गया, नहीं तो वहां भी उसको कुछ दिक्कतें होती है, और वो चाहता है कि वहां तुमको कुछ दिन रखा जाए, और हो सकता है आगे तुम्हारी वहां पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था भी वो वही कर देगा, और कंस के साथ वहां तुम्हारी भी पढ़ाई लिखाई शायद अच्छे से चले। तो हंस जी के पिताजी अपनी उस बेटी को लेकर के वहां पहुंच जाते हैं जहां हंस जी ड्यूटी कर रहे थे, और वहां जाके उनको वस्तु स्थिति समझाते हैं कि ऐसा ऐसा हो गया और मैं इसे इधर लेके आ गया। तो हंस जी बहुत खुश हुए। पहला बार हंस जी को अपने पिताजी पर गर्व हुआ। उन्होंने कहा पिताजी, आपने मेरी इज्जत बचाने के लिए, मेरे वचन की मर्यादा की रक्षा के लिए आपने जो किया है, इससे आपके प्रति मेरे मन में बहुत ही सम्मान की भावना बढ़ गई है। आपने बहुत अच्छा किया, नहीं तो अगर इसे वहां लेके चले जाते पचनामा तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाती मेरे लिए। तो वहां पे जहां हंस जी ड्यूटी कर रहे होते हैं, वहां हंस जी की ये बहन भी छोटी वाली पहुंच जाती है, और हंस जी उसे बताते हैं कि यहाँ पे हम लोगों को दिक्कत होती है खाना वाना बनाने में, तो तुम्हारे रहने से हमारा जीवन थोड़ा आसान हो जाएगा, और तुम्हारे पढ़ाने की व्यवस्था भी हम थोड़ा यहीं बनाते हैं, कंस की भी पढ़ाई की व्यवस्था यहीं कराएंगे, और तुम्हारा भी यहीं पे पढ़ाने का कुछ अच्छा व्यवस्था करते हैं, तुम यहीं रहो अभी कुछ दिन हमारे साथ। तो इस तरह से हंस जी का भेद खुलते खुलते बच जाता है। जो लग रहा था कि अब ये गाड़ी फंसी, वो गाड़ी धीरे से निकल जाती है, और हंस जी के पिताजी वापस पचनामा लौट आते हैं। फिर दिन पंख लगा के उड़ने लगते हैं, और इस बीच में पता चल ही जाता है कि माया फिर से मां बनने वाली है। अब ये कंफर्म हो जाता है कि माया मां बनने वाली है। हंसनी जी को बड़ा सुकून मिलता है। उन्हें लगता है कि हमने सही समय पर सही निर्णय लिया था,
तो इस खानदान की इज्जत बच गई, नाक कान कटने से बच गई। कोई नहीं जान पाएगा नवल नारायण सही समय पे आ गए थे। हाँ, ये दुखद बात जरूर हो गई कि नवल नारायण को बुलाने के चक्कर में हंस जी ने गलत कर दिया, उस बच्चे को दवा देकर के, जिससे उस बच्चे की मृत्यु हो गई। इसका दुख हंसनी जी को जरूर था, लेकिन अपने निर्णय पर गर्व था कि मैंने सही निर्णय लिया, दूरदर्शिता दिखाई। तो माया अगर अब मां भी बनने वाली है तो कोई परेशानी घर की नहीं आएगी, घर की इज्जत बची रह जाएगी। नहीं तो अगर नवल नारायण नहीं आते अपने उस पुत्र के बीमारी को सुन करके यहां, तो फिर क्या मुंह दिखाते हंस जी और क्या मुंह दिखाता ये परिवार। इसके बाद भी धीरे धीरे समय पंख लगा के उड़ जाता है। इस बीच में एक दो दिन के लिए हंस जी आते हैं, लेकिन केवल हंस जी आते हैं। हंस जी की छोटी बहन और कंस जी वहीं पड़े रहते हैं। बाकी और बहुत कुछ घटनाएं घटती हैं जनार्दन चाचा पचनामा में, जिसका इस कहानी से ताल्लुक नहीं है। तो जो भी इस कहानी से ताल्लुक नहीं रखती बातें, मैंने पहले भी कहा है कि यह हंस और कंस की कहानी नहीं है। तो हंस और कंस की कहानी और हंस और कंस का चरित्र चित्रण वहीं तक करेंगे जितनी देर के लिए वो यहां पे प्रासंगिक होंगे हमारे लिए इस कहानी में। तो संजय भैया बोले एकदम ठीक बात है, लेकिन कंस के बारे में जिज्ञासा जब बढ़ जाता है ना, तब है ना हम पूछ लिए थे कि कंस ने कितनी औलादे पैदा करी। मैं बोला नहीं नहीं जनार्दन चाचा और संजय भैया, आपके हर प्रश्न का स्वागत है, हर प्रश्न का जवाब देंगे। और कंस का तो पूरा चरित्र चित्रण किया ही जाना चाहिए, और कंस के बारे में जो आप सवाल पूछेंगे उसका भी जवाब आपको जरूर मिलेगा। कंस 15 साल की उम्र में जो अपनी बहन के साथ रिश्ते बनाता हो, ऐसा होनहार बालक भविष्य में कितना बड़ा महान व्यक्ति बन सकता है। पूत के पांव पालने में ही दिखने लगे थे 15 साल में। तो इस व्यक्ति के बारे में आपको जानने का पूरा हक है। और आपने जो भी प्रश्न किया कि कंस ने कितनी औलादे पैदा करी, ये आपको जानने का पूरा हक है। इसीलिए हमने बता दिया कंस जी ग्रेस के साथ वहां भी पास हो पाए। टारगेट तो 24 का रखे थे, लेकिन 8 पे ही गाड़ी रुक गई। तो जनार्दन चाचा बोले आगे का कहानियां बताइए रंजन बाबू, आगे का होता है। मैं बोला जनार्दन चाचा अभी पचनामा से गदाईपुर लौटते हैं, आपने एक बार भी नहीं सोचा कि नवल नारायण क्या कर रहे हैं इधर। तो बोले हाँ रंजन बाबू, ध्यान ही हट गया, इधर नवल नारायण क्या कर रहे हैं। मैंने बोला जनार्दन चाचा, नवल नारायण ये देख के आए थे कि वहां उनके पुत्र की हालत खराब है, लेकिन उसके बावजूद भी नवल नारायण को कहां फुर्सत है। ना तो वापस नवल नारायण देखने जाते हैं पचनामा कि फिर उनके पुत्र की क्या गति है, क्या हाल है, ना वो माया को कुछ चिट्ठी लिखते हैं, और ना उधर से कोई चिट्ठी आती है। तो संजय भैया बोले अगर जाते नवल नारायण तो फिर इनको कहानी सच पता चल जाता। तो मैं बोला अगर जाते तो इनको पता चल जाता कि यहाँ पे क्या खेल चल रहा है। जाहिर सी बात है कोई पचनामा में तो अब नहीं चाह रहा कि नवल नारायण को कोई खबर दी जाए या नवल नारायण को चिट्ठियां लिखी जाए जिससे कि उनका कोई भेद खुले। लेकिन नवल नारायण को भी कोई चिंता फिक्र नहीं है, जबकि वो देख के आए थे कि उनका वो पुत्र उसकी हालत खराब थी वहां पे। तो जनार्दन चाचा पूछते हैं नवल नारायण गदाईपुर में आके इतना व्यस्त हो गए थे ना। तो मैं बोला व्यस्त नहीं हो गए थे जनार्दन चाचा, ये जो मित्तल प्रसाद की पत्नी है ना, वहां एक कांड कर दिया था इन्होंने। तो संजय भैया बोले वो कांडवा बताइए, कांडवा ये अगर नवल नारायण कोई कांड करेंगे तो जाहिर सी बात है कि नवल नारायण का जो कांड है ना वो ऐसा सब होता है, एकदम तहलका मचाने वाला। तो हमने कहा बिल्कुल सही पकड़े हैं संजय भैया, नवल नारायण जब कांड करेंगे तो कुछ ना कुछ तो उल्टा सीधा ही करेंगे। तो होता क्या है कि नवल नारायण के पुत्र जन्म से पहले ही मित्तल प्रसाद, जिनका स्वभाव बड़ा शीतल है, उनकी पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया था। वो पुत्र 1.5-2 साल का हो भी गया था। और इस बीच में नवल नारायण के पुत्र जन्म के बाद
मित्तल प्रसाद की पत्नी ने एक और पुत्र को जन्म दिया, लेकिन उस पुत्र के जन्म के बाद जैसा कि उंगलियां उठनी लाजिमी थी, वो उंगलियां उठने लगी, क्योंकि मित्तल प्रसाद श्यामले वर्ण के थे, उनकी पत्नी भी श्यामली वर्ण की थी, और पुत्र एकदम खूब गोरा और चिट्टा पैदा हुआ था। और मित्तल प्रसाद के एक भाई थे, उनको बहुत चिढ़ होती थी नवल नारायण के वहां उस घर में जमे रहने से। जब भी वो देखते कि नवल नारायण यहां हैं तो उनकी त्योरियां चढ़ जाती, उनके भ्रिकुटी चढ़ जाती। तो मित्तल प्रसाद के बाद जब मित्तल प्रसाद के भाई की भी शादी हो गई, तब उन्होंने कहा अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन मित्तल प्रसाद के ऊपर तो कोई जोर चलता नहीं था, क्योंकि मित्तल प्रसाद जी के ऊपर मित्तल प्रसाद की पत्नी हावी रहती थी। तो उनकी पत्नी ने मित्तल प्रसाद जी को कह दिया, इसको अलग कर दीजिए, दीवार उठा दिया जाए आंगन में, इसका दरवाजा अलग कर दिया जाए, और इसको कोई लेना देना नहीं होना चाहिए कि हमारे घर में कौन आता है, कौन जाता है, कौन नहीं आता है, कौन नहीं जाता है। तो मित्तल प्रसाद जी जाहिर सी बात है वही सुनते थे जो उनकी पत्नी समझाती थी। तो मित्तल प्रसाद जी ने अपने भाई को अलग कर दिया था, और नवल नारायण का वहां आना जाना लगा हुआ था। अब जब इस बार मित्तल प्रसाद जी की पत्नी ने पुत्र को जन्म दिया, तो गांव मोहल्ले में ये चर्चे का विषय बन गया, क्योंकि माता पिता दोनों श्याम वर्ण के हैं, तो ये पुत्र पूरा गोरा चिट्टा कैसे हो सकता है। तो चर्चा शुरू हो गई कि नवल नारायण ने ही कहीं यहाँ गुल तो नहीं खिलाया है। लेकिन ये चर्चा गांव घर की स्त्रियों के बीच थी। लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा था, अब वो पुत्र भी मित्तल प्रसाद का 5 महीने का हो गया था। तो धीरे धीरे उसके नयन नक्श लोगों के बीच और चर्चा का केंद्र बनने लगे। तो लोग ये चर्चा करने लगे कि ये तो हूबहू नवल नारायण की ट्रू कॉपी दिखता है। ये तो लगता है इस बार नवल नारायण और मित्तल प्रसाद की पत्नी का पाप खुलने वाला है अच्छे से। अब जब ये चर्चा गांव में शुरू हुई, तो एक घर से दूसरे घर, दूसरे से तीसरे घर, पूरे मोहल्ले में चर्चा का जब विषय बना ये, तो जाहिर सी बात है ये चर्चा मित्तल प्रसाद के घर में भी पहुंची। मित्तल प्रसाद के भाई ने इसे बढ़ा चढ़ा करके और पेश भी किया। तो जब मित्तल प्रसाद की पत्नी तक ये बात पहुंची, तो मित्तल प्रसाद की पत्नी पूछती है एक दिन नवल नारायण से कि इस बच्चे का मुंह तो बिल्कुल आप ही के जैसा मिलता है, और गांव में चर्चा भी शुरू हो चुका है, तो हम अपने पति को कितना दिन तक अपने से दबा के रखेंगे, कितना दिन तक वो हमारा बात मानेंगे। जब ये गांव में ज्यादा चर्चा होगा तो कुछ ना कुछ बवाल जरूर होगा। तो नवल नारायण कहते हैं हाँ ये खतरे का बात तो है, लेकिन अब क्या करें, कुछ समझ में नहीं आता है। आगे देखते हैं क्या उपाय हो सकता है। तो मित्तल प्रसाद अपना ड्यूटी किया करते थे। उस बीच में एक और बड़ी बात होती है कि गांव का जो स्कूल है, एक शोर शुरू होता है कि इस स्कूल का सरकारीकरण होना संभव है। तो गांव के जो स्कूल की कमेटी है, वो उस स्कूल में फिर से गांव के योग्य युवाओं को और गांव के योग्य लोगों को उसे स्कूल में स्थान देने की कोशिश करते हैं, जिससे कि अगर स्कूल सरकारी हो जाएगा तो गांव के बहुत सारे लोगों का, और खास करके जो योग्य लोग थे उनका भला हो जाएगा। अब ये जो गांव के वो एक सम्मानित, बहुत ही सम्मानित पंडित जी थे, और वो उस वक्त उस स्कूल के प्रधानाचार्य थे और उस कमेटी के मेंबर थे, अध्यक्ष थे। तो उन्होंने नवल नारायण के पिताजी को भी उस कमेटी में शिक्षक के रूप में अनुमोदित कर लिया, रख लिया। नवल नारायण को भी रख लिया इस योग्यता पर कि नवल नारायण ग्रेजुएट हैं। मित्तल प्रसाद को भी वहां पे स्कूल में अनुमोदित कर लिया कि कुछ नहीं तो मित्तल प्रसाद स्कूल में चपरासी का काम कर सकते हैं, तो एक प्यून के रूप में वो भर्ती हो सकते हैं। ऐसे ही गांव के बहुत सारे लोगों को उन्होंने जितने को मौका दे सकते थे दिया। लेकिन अब नवल नारायण के सामने समस्या कि अगर हम स्कूल की कमेटी में आ जाएंगे
तो वहां पिताजी भी होंगे, वहां मित्तल प्रसाद भी होंगे, वहां सब लोग होंगे। और सबसे बड़ी बात है कि हम वहां पूरे दिन के लिए बंद जाएंगे। तो जब मित्तल प्रसाद नहीं रहते हैं घर में, इधर उधर जाते हैं, तभी तो उनका काम होता है, वहां जाते हैं मित्तल प्रसाद के यहाँ। तो मोह इसका छोड़ नहीं पाए, तो उन्होंने उस कमेटी में कुछ दिन, 2 4 5 दिन गुजार के वहां से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। कहा नहीं, हमें यहाँ नहीं रहना है। और बहाना उन्होंने ये बताया कि एक ही स्कूल में बाप और बेटा दोनों मिलकर नहीं पढ़ाएंगे। और जैसा की संभावना थी, उस स्कूल का सरकारीकरण फिर तुरंत हो गया। इधर नवल नारायण ने इस्तीफा दिया स्कूल से नहीं, और उसके तुरंत बाद अगले महीने स्कूल का सरकारीकरण हो गया। तो सबकी नौकरी सरकारी लग गई। और जब सरकारी लग गई तो फिर कुछ दिनों तक वहीं पे कई टीचर पढ़ाते रहे, और धीरे धीरे वहां से फिर कई टीचरों का ट्रांसफर भी होने लगा। तो इस बीच में दत्त बाबू भी एक सरकारी शिक्षक बन गए उस स्कूल की कमेटी में होने के कारण। तो उनकी भी सरकारी नौकरी लग गई। लेकिन नवल नारायण इससे चूक गए। तो संजय भैया बोले, ये नवल नारायण के अंदर अगर ये गुण नहीं होता, ये गलत सलत करने वाला, तब नवल नारायण भी शिक्षक हो जाते। मैं बोला बिल्कुल संजय भैया और जनार्दन चाचा, नवल नारायण भी स्कूल के शिक्षक हो जाते अगर उनके अंदर ये मित्तल प्रसाद की पत्नी के साथ जो उनके अनैतिक रिश्ते थे, अगर इसका उनको मोह नहीं होता। सिर्फ मित्तल प्रसाद जिसका स्वभाव बड़ा शीतल है, उसकी पत्नी के साथ अपने संबंध के मोह में नवल नारायण ने अपना वो जॉब छोड़ दिया स्कूल का, और वो डाक खाना का वो जो पोस्टमैन, वो भी अस्थायी कर्मचारी वही बने रहे, क्योंकि उन्हें उस वक्त नौकरी प्यारी नहीं थी, और किसी भी चीज के लिए वो मित्तल प्रसाद की पत्नी के साथ का मोह नहीं छोड़ सकते थे। तो अब आता हूं उस जगह पर जहां वो कांड होता है। अब नवल नारायण को लगने लगा कि धीरे धीरे ये चर्चा आम होने लगी है गांव में कि मित्तल प्रसाद के इस बच्चे का मुंह नवल नारायण से ज्यादा मिलता है। एक दिन गए तो मित्तल प्रसाद की पत्नी ने इन्हें बताया कि अब तो कल रात को हमारा पति से भी झगड़ा हुआ है मित्तल प्रसाद से। हालांकि उनका स्वभाव बड़ा शीतल है, आपने समझा लिया कि किसी तरह से, लेकिन वो बार बार कह रहे थे कि ये बच्चा हमारे जैसा नहीं दिखता है। लोग भी कह रहे हैं कि इसका मुंह हमारे जैसा नहीं मिलता है, ये नवल जी से कहा है इसका मुंह मिलता है। तो नवल नारायण को बड़ी उत्सुकता हुई, तो आपने क्या समझाया? भौजी, भौजी कह के बुलाते थे मित्तल प्रसाद की पत्नी को। तो मित्तल प्रसाद की पत्नी ने उनको समझाया कि देखिए, हम तो अभी उनको ये समझा दिए हैं कि नवल जी यहाँ आते जाते रहते हैं, जब हम प्रेग्नेंट थे तब भी आते जाते रहते थे। तो आदमी जिसके सामने पढ़ते जाता है और जिसका याद रहता है नवल जी से कितना बात करते रहते थे, तो इसलिए भी मुंह मिल सकता है, क्योंकि विचार व्यवहार जिसके साथ रहता है आदमी, उसकी तरह का बच्चा का विचार व्यवहार हो जाना कोई मुश्किल काम नहीं है। तो नवल नारायण ने पूछा, और मित्तल प्रसाद समझ गए ये बात कि नहीं? तो बोले नहीं, ना वो हाँ कहे ना कहे, सुबह उठ के चले गए हैं अपना। लेकिन ये बात ज्यादा दिन तक चला ना, तो ये चर्चा का केंद्र बनेगा और ये परेशानी का कारण बनेगा। तो नवल नारायण को अचानक से एक युक्ति सूझती है। नवल नारायण खैनी खाते थे। नवल नारायण ने क्या किया कि वो उस 5 महीने के बच्चे के मुंह में खैनी बनाई, खुद खाया, और उसके मुंह में ढेर सारा खैनी डाल दिया और उसका मुंह दबा लिया, और तब तक दबाए रखा मुंह और नाक बच्चे का जब तक उसका दम ना घुट जाए। और इस बीच में मित्तल प्रसाद की जो पत्नी है, वो उधर चाय बना रही थी। जब मित्तल प्रसाद की पत्नी लौट के आती है, तब नवल नारायण बताते हैं, देखिए ना ये बाबू काहे अकुला रहा है। तो वो देखती है, तो उसके मुंह में खैनी देख करके फिर वो पूछ बैठते हैं कि इसको ये खैनी कहां से मिला? 5 महीने का बच्चा था। तो नवल नारायण कहते हैं, हमने अपने लिए खैनी बनाया था, रखा था,
अब वो अगर उसने उठा के खा लिया हो तो कह नहीं सकते। तो मां को तो समझ होती है ना। तो मित्तल प्रसाद की पत्नी समझ जाती है कि माजरा क्या है, नाराज होती है, नवल नारायण से कहती हैं ये आपने क्या कर दिया। तो नवल नारायण भी समझ जाते हैं कि ज्यादा छुपाने से फायदा नहीं है, तो कहते हैं कि हमने ये सोचा कि इसके मुंह में खैनी डाल के देखते हैं ये क्या रिएक्ट करता है, और जब ये खांसने लगा तो हमने सोचा कुछ ज्यादा शोर ना हो जाए, फिर आपका वो देवर मित्तल प्रसाद का भाई भी इधर ना आ जाए, रोने लगेगा बच्चा तो ज्यादा तो हमने इसका मुंह तकिए से दबा दिया, और अब हमें लगता है कि इसका राम नाम सत्य हो गया है। तो मित्तल प्रसाद की पत्नी रोने लगते हैं, तो नवल नारायण धीरज बंधाते हैं, कहते हैं कि इस बच्चे का ना होना ही हमारे लिए अच्छा है। देख नहीं रहे हैं, हूबहू मुझसे इसका चेहरा मिलता है, मुझसे इसके हाथ पैर मिलते हैं, मुझसे इसके शरीर का कलर मिलता है, और गांव में चर्चा का केंद्र बन ही गया है। और जैसे जैसे ये बड़ा होगा ये और चर्चा का केंद्र बनेगा, तो आगे चल के ना ये हमारे और आपके बीच में बहुत बड़ा बाधक बनने वाला था, और इसकी कहानियां गांव में फैलती तो फिर हमें गांव से निकाला भी जा सकता था। तो हमने अपने रास्ते का जो कांटा था उसे निकाल दिया है। भाभी आप इसके लिए बात दिल पर नहीं लीजिए। तो मित्तल प्रसाद की पत्नी जो एक मां है लेकिन अपने अनैतिक रिश्ते को बचाना है, फिर वो नवल नारायण का साथ देने लगती है। बच्चे को कुल्ला उल्ला करा के पूरी तरह लिटा दिया जाता है, और खबर भेज देती है अपने पति को। नवल नारायण खबर भिजवाते हैं मित्तल प्रसाद के पास कि तुम्हारे बच्चे की तबीयत बहुत खराब है, देखो मैं गया था देखने, मैंने कोई दवाई वगैरह दी है। और जब तक मित्तल प्रसाद लौट के आते तब तक तो नवल नारायण वहां थे ही। उन्होंने घोषणा कर दी भाई बच्चे को तो बचाया नहीं जा सका, बच्चे की तबीयत अचानक से खराब हुई और ये नहीं रहा। क्या करते मित्तल प्रसाद, 5 महीने के बच्चे को जाकर के दफन कराते हैं। नवल नारायण उसमें खूब मदद करते हैं, लेकिन नवल नारायण के इस कारनामे को और मित्तल प्रसाद के जो भाई थे उन्होंने गांव में लोगों को बताना शुरू किया कि नवल नारायण सुबह से ही वहां जमे हुए थे, और तब तक बच्चे की बीमारी की कोई ऐसी सूचना नहीं थी, बच्चा ठीक ठाक था। और उस बच्चे को ये भाई के जाते ही, मित्तल प्रसाद के जाते ही, मित्तल प्रसाद की पत्नी के साथ मिलके, भाभी के साथ मिलके नवल नारायण ने इसका गला दबा करके मार डाला है। लेकिन जाहिर सी बात है मित्तल प्रसाद जिनका स्वभाव बड़ा शीतल है, वो अपनी पत्नी की बात को ज्यादा समझ रहे थे और भाई की बात पे वो कान दे नहीं रहे थे। तो ये मोहल्ले में चर्चा का विषय बना, थोड़ा बहुत तनाव का कारण बना लोगों के लिए। कुछ दिनों के लिए नवल नारायण ने मित्तल प्रसाद जी के आना जाना बंद कर दिया। तभी आते जाते थे जब मित्तल प्रसाद हो, और जाके ढाढ़स बंधाते कि हमें इसका बड़ा दुख है, आपके दुख में हम दुखी हैं। दुनिया वाले हमारे और आपकी दोस्ती को तोड़ने के लिए उल्टे सीधे लांछन लगा रहे हैं, इसको आप दिल पे नहीं लीजिएगा। तो मित्तल प्रसाद ज्यादा अपनी बात केवल पत्नी की समझते थे, और उनकी पत्नी भी यही समझाती थी, और दोस्त होने के नाते नवल नारायण भी यही समझा रहे थे। तो कुल मिला के नवल नारायण ने यहां एक हत्या करी एक बच्चे की। लेकिन बवाल तो हुआ, लेकिन ये बवाल इतना बड़ा नहीं हुआ, और ये दूसरी बार गदाईपुर गांव में एक कांड करके और नवल नारायण फिर इसमें सुरक्षित बच गए। तो जनार्दन चाचा बोले, रंजन बाबू ये सब चरित्र नवल नारायण का कल्पना से बाहर है मेरे, क्योंकि हमने नवल नारायण का एक दूसरा ही चेहरा देखा है। हमने जनार्दन चाचा को कहा कि जनार्दन चाचा मैंने उस दिन आपको कहा था कि नवल नारायण के इतने चेहरे हैं, वो जिसके सामने वो जिस तरह का चेहरा दिखाता है और आदमी सिर्फ उसके उसी चेहरे से वाकिफ है। ये नवल नारायण का एक चेहरा यह भी है। आप केवल नवल नारायण के दोस्त वाले चेहरे से वाकिफ हैं, संजय भैया केवल नवल नारायण के वो पोस्ट ऑफिस के किरानी के रूप में, उनके स्टाफ के रूप में, उनके कुलीग के रूप में मिले हैं उनको, तो उस चेहरे से वाकिफ है। और नवल नारायण चेहरा बदलने के सिद्धांत हैं। नवल नारायण के सैकड़ों चेहरे हैं, सैकड़ों रंग है चेहरे पे।
एक नकाब उतारेंगे तो दूसरा चेहरा सामने आएगा, दूसरा उतारेंगे तो तीसरा सामने आएगा। लेकिन नवल नारायण का ये मूल चरित्र है। तो संजय भैया और जनार्दन चाचा कहते हैं कि तो नवल नारायण ने उस बच्चे की हत्या कर दी। मैं बोला बिल्कुल जनार्दन चाचा, और जानबूझ करके, सोच समझ करके, साजिश के तहत उसकी हत्या की। और दुर्भाग्य की बात यह है कि इस हत्या में भले ही वो शामिल नहीं थी, उसकी मां मित्तल प्रसाद की पत्नी, लेकिन हत्या के बाद सबूत मिटाने में उस मां का भी हृदय नहीं पगला। तो जनार्दन चाचा बोले ये जो दो ऐसे लोग मिलते हैं ना, जो अनैतिक गलत रिश्ते में होते हैं, जिनको गांव की भाषा में बहुत गंदी गाली दी जाती है, तो ऐसे लोग कुछ भी कर डालते हैं। तो संजय भैया बोले बिल्कुल सही कह रहे हैं जनार्दन जी, ऐसे लोग कुछ भी कर डालते हैं। और नवल नारायण का ये चरित्र सुन के, और नवल नारायण के ससुराल का चरित्र सुन के कि वहां हंस और कंस कैसे थे, हमको तो बहुत घिन आ रहा है ये लोग से। तो जनार्दन चाचा बोले घिन का बात तो है संजय, हमको भी आ रहा है। से ऐसे लोग भी होते हैं, इनका खानदानी चरित्र ऐसा भी होता है, इसका कल्पना हम लोग नहीं किए थे रंजन बाबू से ये सब कहानी सुनने से पहले। तो एक नया पूरा का पूरा कहानी का डायमेंशन खुल रहा है, एक नया आयाम में कहानी जा रहा है, एक नया चरित्र सबका सामने आ रहा है, देख नहीं रहे हैं। तो संजय भैया बोले जनार्दन जी देखिए ना, गांव घर में हम लोग की गाली देते हैं बहन को लगा के, बहन डैश डैश डैश, तो लोग कितना उछल पड़ता है, लड़ाई हो जाता है, मारकाट हो जाता है। लेकिन हम तो कहानियां सुन करके वो हंस के भाई कंस का सुन रहे हैं, ये कंस को तो वही गाली दिया जाना चाहिए ना, वही नाम से बुलाना चाहिए। तो जनार्दन जी बोले गाली तो दिया जाता है संजय उसको जो ना हो, और उसको गुस्सा आता है तो आदमी गाली देता है, ये तो है ही। जो शब्द यहां प्रयोग नहीं कर सकते हम लोग, प्रयोग करने से लोग बचते हैं, लेकिन बहन के लगा के जो बहन डैश 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 गाली दिया जाता है, वो तो कंस है। संजय भैया बोले ये लोग बहुत ही, इन लोग का गति एकदम नरक में मिलेगा, नारकीय गति होगी इनकी जनार्दन जी। तो हमने कहा बिल्कुल संजय भैया इनकी नारकीय गति होगी। और आपने तो पिछले बार कहा ही था, जनार्दन चाचा ने भी कहा था कि करोड़ों कीड़े काट रहे हो हंस को, आपने दुआ ही ये करी थी। तो जनार्दन चाचा बोले हाँ रंजन बाबू, कंस को मोक्ष नहीं मिलना चाहिए, कंस के पाप बहुत बड़े बड़े हैं, और ये कंस और कंस के भाई हंस बहुत बड़े बड़े पाप हैं हंस के। और ये नवल नारायण ये भी हत्यारा है, उधर नवल नारायण का सार हंस वो भी हत्यारा है। ये सब हत्यारों की जमात जुटी पड़ी है, यहां एक शरीफ आदमी कैसे जिंदा रह सकता है। मैं बोला अभी आगे और भी बहुत कुछ जानना है संजय भैया, लेकिन अभी समय है कि मुझको दीजिए इजाजत। एक बार आज पता है आपको कि ये 20वां एपिसोड है, तो लघु शंका नहीं, या वक्ता को तो दीर्घ शंका जाना पड़ता है इस कहानी को बताने वाले को। 15वां में यही हुआ था, 10वां में यही हुआ था, 5वां में भाग में यही हुआ था, तब ये आज 20वां कड़ी आ गया है। तो जनार्दन चाचा बोले हो याद आ गया, सी ये जो नवल नारायण ने जिस बच्चे की हत्या करी, उस बच्चे के प्रति मेरे मन में बड़ी दया भावना है रंजन बाबू, लेकिन कसाईयों के हाथ में ये सब पड़ गया, ये सब बाल बच्चा लोग। मैंने बोला अनैतिक संबंधों से जिस पुत्र का जन्म हुआ था मित्तल प्रसाद के, जो नवल नारायण की ट्रू कॉपी लग रहा था, गदाईपुर गांव में उसकी चर्चा हो चली थी। इससे नवल नारायण असहज होते हैं और नवल नारायण मित्तल प्रसाद के उस पुत्र का खून कर देते हैं। लेकिन खून करने के बाद भी नवल नारायण पूरी जिंदगी उस खून के इल्जाम से भी बचे रहते हैं और उसकी सजा से भी बचे रहते हैं। आश्चर्यजनक बात यह है भैया, संजय भैया और जनार्दन चाचा, कि समाज ने इसकी सजा नवल नारायण को नहीं दी।
तो जनार्दन चाचा और संजय भैया कह उठे, नवल नारायण तुझको लानत है, तेरी पैदाइश को लानत है नवल नारायण, तेरे जैसे को धरती पर पैदा नहीं होना चाहिए था। हंस को लानत है, कंस को लानत है, हंस और कंस के पूरे खानदान को लानत है। ये सभी धरती के बोझ हैं। हंस के पिताजी ने पहले लाइन लगा दी, ठीक कहें आप रंजन बाबू, सूरों की तरह लाइन लगाई, और उसके बाद कंस ने भी सुना वैसे ही लाइन लगाया। मैं बोला अभी फिलहाल कंस ने क्या लगाया वो तो हमने आपको कहानी में बता दिया था संजय भैया, लेकिन आगे देखते हैं। फिलहाल सबको लानते भेजते हुए हम चलते हैं ब्रेक पर, दीर्घ शंका करके आते हैं, तब बताएंगे 21वें अध्याय में आगे की कहानी। तो संजय भैया और जनार्दन चाचा बोले जाइए जाइए रंजन बाबू, हम और संजय अभी चर्चा करेंगे, हम लोग इनको लानते भेजते रहेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं, और हम इस पर भी विचार करने करेंगे हम दोनों मिलकर बैठ के, तब तक कि आगे क्या होगा इस कहानी में, आप आगे क्या हमको बताने वाले हैं, और ये हंस और कंस कैसे प्रजाति हैं दुनिया में। मैं बोला संजय भैया आगे की कहानी मैं आपको फिर बताता हूं, तब तक मैं लौट के आता हूं। तो संजय भैया और जनार्दन चाचा लानते भेज रहे हैं और मैं चला आता हूं, जैसे कि वक्ता को जाना पड़ता है, नवल नारायण की कथा सुनाने वाले वक्ता को, हर 5वें एपिसोड के बाद हर एपिसोड में लघु शंका, और 5 एपिसोड खत्म हो तो दीर्घ शंका। तो मैं चल पड़ता हूं, उधर हमारे श्रोता जनार्दन चाचा और संजय भैया लानते भेज रहे हैं। तो आप सभी व्यूअर्स हैं समझदार, आपको पता है कि मैं हूं रंजन कुमार और आप देख रहे हैं लिटरेरी कैरेक्टर्स ऑफ रंजन कुमार। और अगर आपको भी लगे कि ये लोग लानते भेजने के लायक हैं, हंस कंस नवल नारायण, तो आप भी लानते भेज दीजिए जनाब। ये नवल नारायण के खानदान में भी और नवल नारायण के ससुराल के खानदान में भी, नवल नारायण के सास ससुर और बाद में नवल नारायण के ये सार कंस जी, ये सब सुअर की तरह बच्चे पैदा कर रहे थे। तो ऐसा ही खानदान है। इसमें एक मोटा सुअर भी पैदा होता है, उसकी कहानी भी आपको बताऊंगा। कौन सा जी का एक पुत्र मोटा सुअर है। तो जनार्दन चाचा हंसने लगे, बोले सुअर अक्सर मोटा ही होता है रंजन बाबू। मैं बोला हाँ सुअर अक्सर मोटा ही होता है, तो सुअर के पैदा किए हुए औलादे भी अक्सर मोटी होती है, लेकिन उनमें एक बहुत बड़ा मोटा सुअर पैदा हुआ है। तो संजय भैया बोला उनकी कहानी कब बताइएगा। मैं बोला जब ये सब कहानी पूरा हो जाएगा तब। तो संजय भैया बोले बहुत लंबा इंतजार है, जाइए पहले आप ब्रेक करके आइए जल्दी से, दीर्घ शंका करके, तो पहले ही कहानियां को अभी आगे बढ़ाइए। तो अगले 21वें अंक का आप करिए जनाब इंतजार, जब मैं वापस आके जनार्दन चाचा और संजय भैया को ये कहानी आगे बताता हूं। मैं हूं रंजन कुमार, आप देख रहे हैं लिटरेरी कैरेक्टर्स ऑफ रंजन कुमार, और आपको पता है कि मैं अब कह के चला जाऊंगा, जल्दी से बंद करके आपको सप्रेम नमस्कार।